तो बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर यानी कि कल उत्तराखंड आ रहे हैं। पीएम अल्मोड़ा के साथ ही पिथौरागढ़ का भी दौरा करेंगे और लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे जोलिंगकांग पहुंचेंगे और यहां आदि कैलाश के साथ ही पार्वती कुंड के दर्शन करेंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे गुंजी गांव पहुंचेंगे, जहां लोगों से उनकी मुलाकात होनी है। आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से भी उनकी मुलाकात होगी, सेना के जवानों से भी मिलेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अल्मोड़ा पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे जागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम है। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे पिथौरागढ़ में होंगे। वहीं पीएम के दौरे से ठीक पहले सोरघाटी में भव्य तरीके से सोरघाटी को सजाया गया है। 24 घंटे पहले ही पिथौरागढ़ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेताब दिख रहा है, पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। पिथौरागढ़ की सड़कों पर उत्तराखंडी लोक संस्कृति के रंग बिखर चुके हैं। अभी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी इन तस्वीरों में भी नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले सोरघाटी यानी पिथौरागढ़ के सड़कों पर संस्कृति के रंग बिखर चुके हैं। इस समय ये देखिए किस तरीके के कलरफुल रंग पूरी की पूरे पिथौरागढ़ की सड़कों पर बिखरे हुए हैं। ये इस तरफ थारू और बुक्सा जनजाति के लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की अभी से प्रैक्टिस करने लगे हैं। ये बताइए वैसा भी एक नृत्य कौन सा कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपका, और मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थारू सांस्कृतिक उत्थान समिति खटीमा से दलनायक बंटी राणा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ का थारू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य होली नृत्य है। और कल जो हमारे भारत के प्रदेश हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में यहाँ उपस्थित होंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में। ये हमारे पूरा थारू जो जनजाति है उसके लोग यहाँ पर जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और इस तरफ मैं दिखाऊं उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारूमासा पर ये जोड़ा हो रहा है और ये खूबसूरत रंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, ये सब क्या रंग है, थोड़ा बताइए। सर हम लोग सांस्कृतिक विभाग उत्तराखंड से भेजा हुआ दल है, रामनगर से सांस्कृतिक लोक कला समिति। ये इस टाइम पे हमारे यहाँ लोग पारंपरिक जो है छलिया नृत्य हो रहा है, जिसमें कि झोड़ा, चाचरी, छपेली, भगनोल सारा का सारा जो है आपको जो है कुमाऊं की पूरी संस्कृति आपको यहाँ पर दिखाई देगी अलग अलग वेशभूषा में। यानी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सब तैयार हैं? बिल्कुल 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 जड़ जोड़ मेहनत करके सब लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल यानी लगभग 2:30 बजे के आसपास पिथौरागढ़ शहर में पहुंचना है। उससे पहले प्रधानमंत्री इसके दूरस्थ इलाके यानी पिथौरागढ़ के दूरस्थ सीमांत इलाके जाएंगे और जागेश्वर धाम जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री को यहाँ रैली करनी है। लेकिन ठीक उससे पहले संस्कृति के रंग देखने लायक हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ शैलेंद्र नेगी, पिथौरागढ़। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा ऐतिहासिक होने वाली है। साथ ही भट्ट ने यह भी कहा कि पीएम जिन 4200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं वो कुमाऊं के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। अभी तक की सबसे अभूतपूर्व सभा ये रहेगी और मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड की जनता में मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा का भाव है और दूर दराज के क्षेत्रों से खास तौर पर अगर गुंजी तक भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने की हमने वहां से भी व्यवस्था बनाई हुई है और देवभूमि के प्रति भी श्रद्धा है। कल 42,000 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर विधिवत रूप से कहीं शिलान्यास लोकार्पण होने वाले हैं। इसके साथ साथ जब वो आते हैं जो चीज देख के जाते हैं भविष्य के अंदर भी इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं उनके मन में रहेंगी और भविष्य में वो लाभकारी सिद्ध होंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के दौरे पर होंगे। स्थानीय उत्पादों से तैयार चीजों से भी रूबरू होंगे। इस दौरान विभिन्न समूहों और विभागों ने पीएम की सभा स्थल से ठीक करीब स्टॉल्स लगाए हैं, जिनमें उन चीजों को रखा गया है जो 100% स्थानीय उत्पादों से बने हैं। आपको भी दिखाते हैं क्या खास है इन स्टॉल्स पर। नरेंद्र मोदी का कल पिथौरागढ़ में दौरा होना है। उनके दौरे से पहले यहाँ पर व्यापक स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। आप देख सकते हैं स्थानीय उत्पादों की भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाई जा रही है। आइए जानते हैं किस तरीके से बने, क्या खास है, क्या क्या है इसमें, कुछ बता पाएंगे?
ड्राई फ्रूट सेट बनाया है, ये पेन सेट बनाए हैं सर, ये टोकरी बनाई है, फूलों की टोकरियां हैं, ये फूलों की टोकरियां हैं सर, ये सारी चीजें बनाई हैं। लोकल है सर, ये जड़ी बूटी हम लोग खुद उत्पादक हैं, हम लोग किसान हैं तो हम लोग ये उगाते हैं। अभी कुछ चीजें तो हम लोग अभी जंगल से लाके अभी वहाँ पे भी पौधे लगा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जंगल का भी दोहन ना हो। तो अभी सबसे ज्यादा काम हम सीबत पे कर रहे हैं। इसमें इतने गुण तत्व, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, इसमें आंखों के लिए है, लीवर के लिए है और भी औषधि है। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में एक बार बात भी की थी। जी, यहाँ पे हमने आलू और सेब है जो हमने धारचूला से मंगवाया है, और बाकी जो हमारी सब्जियां हैं ये हमने बिंड ब्लॉक से, जो भी किसान है हमारे जैसे भिलौत है वहाँ से हमने कलेक्ट किया है किसानों से। और बेड़ू है हमारा, बेड़ू का प्रसंस्करण तो अभी काफी शासन स्तर पर भी इसका काफी चल हो गया है, तो बेड़ू का भी हमने प्रसंस्कृत उत्पाद भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और एक हमारे जो पुष्प उत्पादक हैं उनको भी हमने यहाँ स्टॉल में रखा है, जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं पुष्प पे अभी हैं। और यहाँ पर को बहुत सी प्रकार की चाय बनाई जाती है, जैसे रेड टी है, ग्रीन टी है और हर्बल टी है। ग्रीन टी में हमारे 8 प्रकार की टी है, और हमारी रेड टी में भी 8 प्रकार की टी है, और हमारी बार्ले टी में भी 4 प्रकार की टी है। और लोगों की कोशिशें हैं जो स्थानीय उत्पाद है उसे राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए। यही वजह है कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इन्हें एक मंच मिला है। पीएम मोदी भी इस स्टॉल को देखेंगे। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। प्रधानमंत्री मोदी कल जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ये उत्तराखंड और पहाड़ के लिए गर्व की बात है। पीएम के आने से देश दुनिया में जागेश्वर प्रसिद्ध हो जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा होगा। हम पूरे उत्तराखंड की जो हमारे पूरी जनता है और अल्मोड़ा जिले के समस्त नागरिक हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का कल भव्य स्वागत वहाँ पे करने जा रहे हैं। और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जो कि हमारे जागेश्वर धाम आ रहे हैं। और हम सब अल्मोड़ा वासियों के लिए भी और उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जागेश्वर धाम की जो अब प्रसिद्धि पहले से थी वो और ज़्यादा पूरे विश्व में आ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वहाँ आना एक बड़ी बात है। तो बुधवार को पीएम मोदी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी जागेश्वर धाम पहुंचे। पीएम मोदी जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे। मंदिर में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि जागेश्वर धाम मानस खंड का मुख्य पड़ाव है। कोटद्वार में सिद्ध बली मंदिर समिति की 32 दुकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद अब एक बार फिर से कुछ दुकानों को ध्वस्त किया गया। पीडब्ल्यूडी की ओर से मंदिर की सीढ़ियों और कुछ और दुकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर सालों से मंदिर समिति की ओर से अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जिसे अब तोड़ा जा रहा है। वहीं इस बीच जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची पीडब्ल्यूडी की टीम और दुकानदारों के बीच काफी बहस भी हो गई। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के पीडब्ल्यूडी की ओर से दुकानों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। वहीं मामले में पीडब्ल्यूडी का कहना है कि सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। खाली एक नोटिस आया था, उसके अनुसार तो कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर। और उसके बाद भी अलग अलग 30-12 आ चुके हैं आज। अब और अंदर बता रहे हैं 4 मीटर आगे कुछ नहीं, आगे कुछ ना नोटिस मिला हमें ना कुछ मिला। पहले अभी हमने जब इनको नोटिस दिए थे, इनको कहा गया था कि आप अपने आप जो है जितने जो चिन्हीकरण किया गया है उसको उतना तोड़ दें, और इसकी जाँच रेवेन्यू विभाग के द्वारा भी की गई। उसके बावजूद इनके द्वारा नहीं तोड़ा गया, तो अब जो है विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है। खबर रुद्रपुर से। यहां नेशनल हाईवे 74 पर एक ट्रक में अचानक ही आग लग गई। गदरपुर बाईपास पर चीनी मिल के पास ट्रक में आग लगी। टायर लदे हुए थे ट्रक पर, जिससे आग तुरंत ही भड़क गई। ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। काफी देर की मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई। इस दौरान काफी देर तक ट्रैफिक भी पूरे रास्ते पर बंद रहा, जिससे आम जनता परेशान रही। हालांकि बाद में ट्रैफिक शुरू कर दिया गया।
देहरादून पुलिस ने पत्रकारिता की आड़ में रंगदारी मांगने और संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एडवोकेट अनुराग मेंदोला की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद विकास गर्ग, सुनीता लोधी और रतिन गोयल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। एक वेब पोर्टल चलाते हैं ये आरोपी। राज्य सूचना एवं लोक जनसंपर्क विभाग में भी रजिस्टर्ड थे। पुलिस ने इस बारे में सूचना विभाग को भी चिट्ठी लिखी है।18.com करके पोर्टल था जिससे जुड़े जो लोग थे, इनकी एक शिकायत जो है पूर्व में यहाँ पर प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच जो है सीनियर अधिकारी द्वारा इसमें क्षेत्राधिकारी लेवल से की जा रही थी। और उसकी जांच के बाद ये फाइंडिंग आई थी कि उसमें कि न्यूज पोर्टल का गलत एड्रेस दिखाकर और कुछ जगह कब्जे करके 420 और अन्य धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही साथ उसमें एक्सटॉर्शन की बात भी बताई कि उसकी एवज में खाली करने के रूप में पैसे मांगे जा रहे हैं। क्योंकि इसमें प्राथमिक जांच हुई थी, प्राथमिक जांच में उसके आधार पर जो है उसमें थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अब खबर नैनीताल से है। हाईकोर्ट में उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सुनवाई हुई। सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ था। उत्तरकाशी की अनिका ट्रेडर्स के साथ मिलकर उद्यान लगाने के नाम पर घोटाला हुआ था। वही मामले में उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक बावेजा को सरकार पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। चक्राता में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। दरअसल ट्यूनी मोटर मार्ग के धारणाधार पर सड़क डामरीकरण का काम चल रहा था, लेकिन सड़क का डामर हाथ से ही उखड़ने लगा। कल खबर दिखाए जाने के बाद अब फिर से सड़क पर डामर का काम शुरू हुआ। ठेकेदार पहले सड़क का डामर उखाड़ रहा है और फिर से उसे दुरुस्त कर रहा है। तो उसे बुला लो। क्या इसमें कुछ भी नहीं है, तो हर कोई गुजरता है सभी है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ये। और सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। मंगलवार की दोपहर 1:10 पर कपाट बंद होते ही हेमकुंड साहिब की यात्रा भी संपन्न हो गई। कपाट बंद होने से पहले सुबह 10 बजे सुखमणी साहिब का पाठ किया गया। फिर 12:30 बजे इस साल की अंतिम अरदास पढ़ी गई, जिसमें देश और दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना की गई। इस बार हेमकुंड साहिब में 2,04,000 श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव बुधवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां ब्रह्म कपाल में उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और माता साधना यादव का पिंडदान किया। इस समय पितृपक्ष चल रहा है और इसी वजह से बद्रीनाथ में लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पहुंचते हैं, पिंडदान के लिए पहुंचते हैं। बाद में उनका पिंडदान करने के लिए यहाँ बद्री विशाल भगवान जी के यहाँ बद्रीनाथ आया हुआ हूँ और हमने पिंडदान कर दिया। वहीं बद्रीनाथ धाम में आज पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी पहुंचे। सुरेश रैना ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और बद्री विशाल से भारतीय टीम के वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन की मनोकामना करते हुए देश दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना भी की। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में उपस्थित बीकेटीसी के पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। सभी ने सुरेश रैना का स्वागत केदारनाथ धाम भी पहुंचने वालों की संख्या इस बार रिकॉर्ड में है। धाम में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। मंगलवार शाम को बारिश के बाद मौसम काफी सर्द हो गया। ऊपरी चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई। मंदिर समिति और प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए अलाव, शेल्टर, गर्म पानी की व्यवस्था की है। साथ ही सभी से गर्म कपड़े लाने की अपील की गई है। चारधाम यात्रा ने इस समय जोर पकड़ा हुआ है और इस बार श्रद्धालुओं का कुल आंकड़ा 48 लाख के करीब पहुंच चुका है। केदारनाथ में अभी तक 15,89,791 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ धाम में 15,01,06 यात्री पहुंचे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड यात्री पहुंचे। अब तक दोनों धामों में 15,10,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 8,29,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं, तो वहीं यमुनोत्री धाम में 6,80,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं।
तो खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर पहाड़ टॉप 10 में। नैनीताल में महिला कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन, जिसमें निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर हुई बात। रुद्रप्रयाग में खनिज क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी लाने के लिए खनिज फाउंडेशन परिषद की बैठक हुई, जिसमें 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नई टिहरी जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीजों को ऋषिकेश और देहरादून रेफर कर दिया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत रुड़की नगर निगम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 40 वार्ड से मिट्टी कलश यात्रा निकाली गई। बागेश्वर में जिला स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत गायन, समूह गान, नाटक, श्लोक का उच्चारण जैसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पौड़ी के सतपुली में विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने विज्ञान पर बनाए मॉडल्स का प्रदर्शन किया। मौसम का तेवर बदलने के साथ ही चक्राता के आसपास ठंड बढ़ गई है, जिसकी वजह से छावनी बाजार में रात में सैलानियों की संख्या अब कम होने लगी। विकासनगर के नगरपालिका टाउन हॉल में बालिका दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लड़कियों को महालक्ष्मी किट, किशोरी किट, पोषण किट वितरित की गई। बागेश्वर में डिग्री कॉलेज खेल मैदान में जिला स्तरीय ट्रायल शुरू हो चुका है। 100 लड़कियों और 100 लड़कों का चयन होना है। अल्मोड़ा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिसमें 11 ब्लॉकों के स्टूडेंट्स शामिल हुए। उत्तराखंड में महिला आरक्षण फिर से फंस गया है। हाई कोर्ट में सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण एक्ट को चुनौती मिली है। इसके बाद कोर्ट ने सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, लेकिन आरक्षण रिट याचिका के अंतिम निर्णय पर ही रहेगा। आपको बता दें कि काजल तोमर ने याचिका दाखिल कर उत्तराखंड लोक सेवा में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण को चुनौती दी है। जो उत्तराखंड स्टेट ने डोमिसाइल बेस्ड वुमेन रिजर्वेशन एक्ट बनाया है, इसके लिए लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के पास नहीं है। केवल पार्लियामेंट ही ऐसा कानून बना सकती है, लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस। बीएसपी का हाथी अब तक पहाड़ नहीं चढ़ पाया। यूपी में 1 और उत्तराखंड में 2 विधायक वाली बीएसपी अब 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट वाले उत्तराखंड में दोनों पार्टियों को मायावती के हाथी का कोई स्कोप फिलहाल नजर नहीं आता है। गुरुवार को पिथौरागढ़ की जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। बीजेपी का टारगेट तीसरी बार 5 सीटों पर क्लीन स्वीप का है। 2014 और 2019 में चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ, पर इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। लखनऊ से मुलाकात करके लौटे बीएसपी विधायक शहजाद ने साफ कर दिया है कि पार्टी का स्टैंड क्या है। नहीं, स्टैंड तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, आदरणीय बहन जी का है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव हम अपने दम पे लड़ेंगे और पहले से लड़ते आ रहे हैं, तो इस बार भी अपने दम पे ही लड़ेंगे। पहाड़ में बीएसपी का खाता अब तक विधानसभा चुनाव में नहीं खुला, पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में दलित मुस्लिमों को साथ जोड़कर बीएसपी जीत का स्कोप जरूर खोज रही है, जिसके पीछे पुराना रिकॉर्ड बड़ी वजह है। साल 2002 में बीएसपी के 7 विधायक जीते, साल 2007 में 8 विधायक जीते और साल 2012 में 2 विधायक। साल 2017 में कोई नहीं जीता तो 2022 में फिर से 2 विधायक जीते। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में 20 में से 10 विधायक कांग्रेस के हैं, बीजेपी के 7, बीएसपी के 2 और 1 निर्दलीय विधायक। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस को बीएसपी के दाव में दम नहीं लगता। खासकर हमारी देवभूमि उत्तराखंड में कोई प्रासंगिकता नहीं है। आज सिमटकर 2 विधायक इनके बनते हैं बसपा के, एक समुदाय विशेष की सपोर्ट के द्वारा, और आने वाले समय में ये भी खत्म होने वाला है। जहां तक हमारे पहाड़ की जनता है, हमारे पहाड़ की राजनीति है, समझ है, उसमें बसपा की प्रासंगिकता बिल्कुल शून्य है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता जो है मायावती जी ही, उनकी मजबूरी है। वो इस समय ऐसे राजनीतिक मोड़ में फंसी हुई हैं कि अगर वो अकेले अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ेगी तो जो है बीजेपी उनका दम निकाल देगी, और अपने दम पे लड़ेगी
तो बहुजन जो है इस बार उनका दम निकाल देगा। उत्तराखंड की विधानसभा में बीएसपी के विधायक भले ही पहुंचते रहे हों, पर लोकसभा चुनाव की फाइट हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही है। ऐसे में मोदी फैक्टर के सामने बीएसपी कोई बड़ा कमाल कर पाएगी कहना मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान होने के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कई साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद दिया। हरिद्वार पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने शांतिकुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या से भी मुलाकात की। आध्यात्मिक संस्था शांतिकुंज के मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शांतिकुंज दौरे को मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने अपने दौरे को आध्यात्मिक यात्रा बताया। गुरुदेव और बंदनी माता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आया हूं। परम पूज्य गुरुदेव मेरे गुरु थे, उनसे मैंने दीक्षा ली हुई है और उन्हीं के प्रेरणा और आशीर्वाद से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं।